हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए सिविल इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पूरे सब्जेक्ट जो भी सिविल इंजीनियरिंग का सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के सभी चैप्टर को मिलाकर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं इन सभी क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। केवल क्वेश्चन को हम देखेंगे इस वीडियो में कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सेमेस्टर एग्जाम में अभी जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है उसमें एग्जाम जो एक्सपेक्टेड है जो पूछे जा सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको तैयार करना जरूरी है, कंपलसरी है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिसको हमको तैयार करना है। तो यदि आप ये सभी क्वेश्चन तैयार करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको एग्जाम में। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चन को जो यहाँ पर क्वेश्चन बताए जाएंगे, पूरे आपके सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का पूरे चैप्टर को मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन तैयार किया गया है। और यहाँ पर आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको जरूर तैयार कीजिए। इसके अलावा भी आप क्वेश्चन अपने सिलेबस की जो तैयारी है वो करते रहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेमेस्टर एग्जाम एज पर बीटीपी, जो नया सिलेबस है आपका बीटीपी बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट से, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सॉइल मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृदा की परिभाषा दीजिए और मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसमें क्या करना है कि आपको सॉइल का डिफिनीशन देना है। सबसे पहले हम सॉइल का डिफिनीशन देंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, और उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होंगे सॉइल से रिलेटेड उसको हम बता देंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल का डिफिनीशन क्या होता है, सॉइल को हम किस तरीके से कहाँ तक अध्ययन करते हैं, कितनी गहराई तक अध्ययन करेंगे, तो पूरी डिटेल हम इस डिफिनीशन में बताएंगे। ऐसा नहीं कि एक लाइन में हम डिफिनीशन लिख देंगे। और ये भी देखना है आपको कि कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर 2 नंबर में आ रहे हैं तो 2-4 लाइन हम लिख देंगे। अगर आपका 5 नंबर में है तो उसको हम अच्छे से कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सभी पॉइंट को हम वहाँ पर लिखेंगे। मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है, तो जो भी इनकी जियोलॉजिकल साइकिल होती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल बता देंगे। नेक्स्ट हमारा है मृत्तिका एवं रेत में अंतर स्पष्ट करते हैं, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपकी सॉइल होती है और रेत होती है, आपके 2 तरीके के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। एक तो आपका ससंजक और ससंजनहीन में अंतर, या आपका कोहेजन और कोहेजन लेस जो आपका होता है उसमें डिफरेंस अगर पूछता है, या फिर मृत्तिका एवं रेत में अंतर पूछता है, तो इन दोनों क्वेश्चनों का आप आंसर एक तरीके से दे सकते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये जो आपकी अलग अलग प्रकार की मृदाएं होती हैं, जो आपका इनका ट्रांसपोर्टेशन के बाद इनका जो निर्माण होता है मृदाओं का, तो ये जो अलग अलग टाइप्स की मृदाएं हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा कि अवशिष्ट मृदा आपकी क्या होती है, जलोढ़ मृदा क्या होती है, कैसे बनती है, ये स्थानांतरित, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। तो इनके बारे में जो भी डिफिनीशन है, जिस प्रकार से ये बनते हैं, उनके बारे में आपको पूरी डिटेल यहाँ पर देनी है। ससंजक एवं ससंजनहीन मृदा क्या होती है, सरोवरीय एवं हिमानी मृदा, यानी कि जितने भी टाइप्स के आपके मृदा का निर्माण होता है, जैसे आपके चट्टानों का विघटन होता है, उसके बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के जो अलग अलग एजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपके सॉइल का निर्माण होता है। तो कौन कौन सी सॉइल होती है, किस नाम से हम जानते हैं और किस प्रकार से उनका निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है मृदा प्रावस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल फेज आपका क्या होता है और इससे आप क्या समझते हैं। मृदा प्रावस्था के बारे में जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप सॉइल फेज के बारे में बताइए, उनकी जो भी डायग्राम है उसको बना के दिखाइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको कहा भी गया है कि प्रावस्था चित्र के अध्ययन से क्या क्या सूचनाएं मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आप डायग्राम बनाएंगे सॉइल फेज का, उसमें हम सारी चीजें दिखाएंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, वाटर का वॉल्यूम किस प्रकार से दिखाते हैं, एयर का वॉल्यूम कैसे दिखाते हैं, सॉलिड का वॉल्यूम कैसे दिखाते हैं, उनका वेट कैसे दिखाते हैं, वाइड्स क्या होता है, वाइड्स का वॉल्यूम कैसे दिखाते हैं, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वेट क्या होता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी सूचनाएं जो हमको मिलती है सॉइल फेज से, ये सारी सूचनाएं आपको फिगर बना के और उसमें अच्छे से बताना है। और जब भी सॉइल फेज के बारे में पूछे तो आप फेज का जो डायग्राम है वो जरूर बना के दिखाइए। नेक्स्ट हमारा है मृदा के जलांश
ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं, रिक्तता अनुपात इस्माली, संतृप्त अंश डिग्री ऑफ सेचुरेशन को एसआर, तथा मृदा कणों के विशिष्ट गुरुत्व कैपिटल जी के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ से जो रिलेशन बनता है, जो रिलेशन इसमें आपके इस चैप्टर से है, रिलेशन आपके जो पूछे जाते हैं वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो ये आप जरूर तैयार करके जाइए। और यहाँ से इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट भी आपका दे सकता है। तो यहाँ से जो भी रिलेशन आपस में पूछे गए, जलांश का, रिक्तता अनुपात का, संतृप्त अंश का और विशिष्ट गुरुत्व का, तो इसमें कौन सा रिलेशन बनता है इसको आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है मृदा में उपस्थित जलांश ज्ञात करने की किसी एक विधि का वर्णन करें। तो जो आपका वाटर कंटेंट निकालने की जो विधि होती है, ओवन ड्राइंग मेथड, पिग्नोमीटर मेथड, तो इनमें से किसी भी एक विधि का आप वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। तो जो आपके पद होते हैं, अलग अलग टर्म हैं सॉइल मैकेनिक्स में, जैसे आपका ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर बताया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रिक्तता अनुपात, सरंध्रता, जलांश, विशिष्ट गुरुत्व, आंशिक संतृप्त मृदा, संतृप्त मात्रा और शुष्क एकांक भार, तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट टर्म हैं, इन सबको जरूर आप तैयार करके जाइए। नेक्स्ट हमारा है घनत्व सूचकांक यानी कि डेंसिटी इंडेक्स, और इसी को हम रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, सापेक्ष घनत्व के नाम से भी, तो आप कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स एक ही होता है, की परिभाषा लिखिए तथा इसका सूत्र भी लिखिए। तो यहाँ पर हम इसकी डिफिनेशन दे देंगे और इसका फार्मूला भी लिखेंगे, ID = E max - E upon E max - E minimum। नेक्स्ट हमारा है एक संतृप्त मृदा का प्रतिदर्श भार 178 ग्राम तथा आयतन 96 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि ठोस मृदा का विशिष्ट गुरुत्व 2.67 है तो मृदा का रिक्तता अनुपात, जलांश, सरलता और एकांक भार निकालिए। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप एक एक करके सभी टर्म को आप बताएंगे, रिक्तता अनुपात निकालेंगे, जलांश निकालेंगे, सरंध्रता निकालेंगे और एकांक भार को निकालेंगे। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है मृदा के नमूने का प्रयोगशाला में चार्ली द्वारा विश्लेषण का संक्षिप्त वर्णन करें। तो जो मृदा के नमूने का प्रयोगशाला विधि होता है और इसमें जो चार्ली विश्लेषण, सिव एनालिसिस जो मेथड होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछ सकता है कि चार्ली द्वारा विश्लेषण आपका क्या होता है और इसका संक्षिप्त वर्णन करना है, इसके मेथड बताने हैं कि चार्ली विश्लेषण हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारतीय मानक ब्यूरो का मृदा वर्गीकरण प्रणाली का संक्षेप में वर्णन करें। तो जो आपका मृदा वर्गीकरण प्रणाली है, सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो इसमें से आपका भारतीय मानक ब्यूरो का ये पूछ सकता है कि मृदा वर्गीकरण प्रणाली का संक्षेप में वर्णन हम कैसे करें, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है निम्न को परिभाषित कीजिए। तो द्रव सीमा होती है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है वक्रता गुणांक और समानता गुणांक, इसको बिल्कुल भी आप तैयार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसको छोड़ के जाएगा, आप तैयार कर लीजिएगा इसको। वक्रता गुणांक और समानता गुणांक आपका क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हमारा है मृदा सघनता यानी कि सॉइल कंसिस्टेंसी से आप क्या समझते हैं और एटरबर्ग सीमाएं क्या हैं। तो जो एटरबर्ग की सीमाएं हैं और जो सॉइल कंसिस्टेंसी है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है प्रयोगशाला में मृतिका की सुगठ्य सीमा से कैसे ज्ञात करें। जो आपकी प्लास्टिक लिमिट या लिक्विड लिमिट का जो प्रोसेस होता है, यदि आप प्रैक्टिकल किए हुए हैं तो बहुत ही आसानी से, बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको लिख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या प्रोसेस होती है, तो इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। यदि प्लास्टिक लिमिट के बारे में पूछ रहे हैं तो प्लास्टिक लिमिट का लिख देंगे, लिक्विड लिमिट के बारे में पूछेगा तो लिक्विड लिमिट का। बहुत ही सिंपल सा होता है ये प्रैक्टिकल इसका। नेक्स्ट हमारा है मृदाओं की पारगम्यता से आपका क्या अभिप्राय है। जो परमिबिलिटी होती है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारगम्यता क्या होती है, प्रयोगशाला में पारगम्यता गुणांक ज्ञात करने की विधि का वर्णन करें। तो पारगम्यता गुणांक हम कैसे ज्ञात करते हैं, इनके कौन कौन से मेथड होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे, और पारगम्यता क्या होता है इसके बारे में भी हम डिफिनीशन इसका यहाँ पर दे देंगे। नेक्स्ट हमारा है पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पारगम्यता को जो भी आपके जब भी किसी भी एग्जाम की, जैसे आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी आपके प्रभावित करने वाले कारक होते हैं और जितने भी डिफरेंस होते हैं, अंतर दिए गए होते हैं, तो उस सभी डिफरेंस को और इन कारक को जरूर आप तैयार करके जाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक स्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण, इसमें आपका न्यूमेरिकल दिया गया है। जो भी आपका पारगम्यता है, इसमें पारगम्यता गुणांक आपको ज्ञात करना होगा, तो इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए पारगम्यता गुणांक का, और यहाँ से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डार्सी नियम। डार्सी नियम आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइए। डार्सी नियम क्या है और इसकी सीमाएं, इसकी लिमिट क्या क्या होती है। नेक्स्ट हमारा है मृदा पर भार आने पर उसमें कौन कौन से प्रतिबल उपजते हैं तथा उनमें परस्पर क्या संबंध है। ये आपका जो नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी जरूर देख के जाइए।
नेक्स्ट हमारा है प्रभावी तथा उदासीन प्रतिबलों में तुलना कीजिए। तो बहुत सिंपल सा है ये। प्रभावी यानी कि इफेक्टिव जो स्ट्रेस होते हैं और उदासीन यानी कि न्यूट्रल जो स्ट्रेस होते हैं उसमें क्या अंतर है। तो एक लाइन में हम डिफिनेशन यहाँ पर बता देते हैं कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, कोई भी स्ट्रेस है अगर उससे कोई इफेक्ट पड़ा, कोई ना कोई इफेक्ट पड़ा, तो इसीलिए उस स्ट्रेस का नाम इफेक्टिव स्ट्रेस पड़ा है, प्रभावी प्रतिबल पड़ा है। और जो आपके उदासीन प्रतिबल होते हैं, नाम से स्पष्ट है कि जिस प्रतिबल से, जिस स्ट्रेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही प्लस में ना ही माइनस में, यानी कि इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, तो वही आपके उदासीन प्रतिबल यानी कि न्यूट्रल प्रतिबल कहलाते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा कुल बैठाव। कुल बैठाव पर आपको टिप्पणी लिखना है। टोटल सेटलमेंट क्या होता है। तो इसमें 2-3 तरह के सेटलमेंट होते हैं, उन्हीं को जब हम ऐड करते हैं तो उसी को हम टोटल सेटलमेंट बोलते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट हमारा है मृदा का यांत्रिक स्थिरीकरण क्या है। तो स्थिरीकरण के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिए कि स्थिरीकरण क्या होता है। स्थिरीकरण का डिफिनेशन देंगे और उसके बाद जो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन होगा उसके बारे में हम बताएंगे कि ये क्या होता है। स्टेबलाइजेशन होता क्या है, सिंपल सा हम आपको बता देते हैं कि जब भी हम सॉइल पे कहीं पर स्ट्रक्चर का काम या फिर कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, अगर उस सॉइल की जो भी गुण है, जो भी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, उसकी जो भी जैसे पारगम्यता हो गया और भी जो उनकी क्वालिटी होती है उस सॉइल में नहीं है उस प्रकार की क्वालिटी, तो क्या करते हैं उसी सॉइल में, अब सारे सॉइल को वहाँ से हटा नहीं सकते, तो उस वहीं पर उसी सॉइल में कुछ अलग से हम पदार्थ मिला के और उसके गुण में हम वृद्धि करते हैं, उसके गुण को बढ़ाते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। तो यही जो प्रोसेस होता है मृदा में किसी अलग पदार्थ को मिलाकर उस सॉइल के गुण को बढ़ाना, तो यह हमारा स्थिरीकरण यानी कि स्टेबलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है मृदा की अपरूपण सामर्थ्य के लिए कूलम्ब का नियम। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब लॉ क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। शियर स्ट्रेंथ के लिए कूलम्ब लॉ। नेक्स्ट हमारा है ससंजक व ससंजनहीन मृदाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा की अपरूपण सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, शेयर स्ट्रेंथ से क्या समझते हैं, और यह किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो अपरूपण संपीड़न सामर्थ्य होती है, संपीड़न परीक्षण आपका होता है, वेन अपरूपण परीक्षण होता है। तो इनमें से कोई एक आपका एग्जाम में पूछ सकता है, अपरूपण संपीड़न परीक्षण क्या होगा और वेन अपरूपण परीक्षण क्या होता है। इनके बारे में टेस्ट आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है संघनन की परिभाषा लिखो तथा संघनन को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। जो कंपैक्शन होता है, तो कंपैक्शन क्या होता है, सिंपल सा डिफिनेशन है इसका। कंपैक्शन, जब भी हम सॉइल का कंपैक्शन करते हैं, सॉइल कहीं पर फिल करते हैं और उसका कंपैक्शन करते हैं, तो उसमें से जो सॉइल की रिक्तियों में, खाली जगह में जो हवा भरी होती है, जब कंपैक्शन के बाद हवा बाहर निकल जाती है, तो ये जो प्रोसेस होता है सॉइल के खाली जगह से, खाली स्थान से वायु का बाहर निकलना, यही हमारा कंपैक्शन कहलाता है। और उसके द्वारा सॉइल हमारी कंपैक्ट हो जाती है, उसका आयतन कम हो जाता है, उसकी सामर्थ्य आपकी बढ़ जाती है। और जब हम जो आपका कंसोलिडेशन क्या होता है, तो कंसोलिडेशन और कंपैक्शन में हमेशा जो डिफरेंस होता है पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सॉइल की रिक्तियों से जब पानी आपका बाहर निकलता है, यानी कि जब पारगम्यता का गुण अच्छा होगा तो पानी आपका जल्दी पास कर जाएगा, पारगम्यता का गुण अच्छा नहीं होगा तो पानी धीरे धीरे बहुत टाइम के बाद पास करेगा। तो यही जो प्रोसेस होता है सॉइल के जो रिक्तियों से पानी का बाहर निकलना, ये हमारा संघनन कहलाता है, और वायु का बाहर निकालना हमारा संघनन कहलाता है। तो इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो डिफरेंस को आप जरूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट हमारा इसी में है संघनन को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो भी कारक आपको पहले ही बताएंगे, कारक और डिफरेंस, ये दोनों टर्म आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जरूर आप उसको पढ़ के जाइए। नेक्स्ट हमारा है अनुकूलतम जलांश से आपका क्या तात्पर्य। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है OMC, उसके बारे में आपको बताना है वो क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है रेत प्रतिस्थापन विधि तथा कोर कटर विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसमें से किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और कोर कटर मेथड जो होता है आपका, ये क्या होता है, टेस्ट है ये, इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट हमारा है मृदा अन्वेषण यानी कि सॉइल एक्सप्लोरेशन से आपका क्या अभिप्राय है, इनकी विधियां बताइए। नेक्स्ट है क्षुब्ध व अक्षुब्ध प्रतिदर्शों की तुलना कीजिए, यानी कि जो भी आपके डिस्टर्ब सॉइल होते हैं और अनडिस्टर्ब सॉइल होते हैं उसके बारे में उसकी तुलना करनी है, उसमें अंतर बताना है। नेक्स्ट हमारा है प्रारंभिक मृदा अन्वेषण की बोरिंग विधि। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, इसमें आगर मेथड होता है और भी एक मेथड होता है। तो इसमें प्रारंभिक मृदा अन्वेषण की बोरिंग विधि का वर्णन करें, बोरिंग विधि को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट हमारा है मृदा की धारण क्षमता से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार की मृदा की धारण क्षमता लिखें। तो बियरिंग कैपेसिटी के बारे में बताना है कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। बियरिंग कैपेसिटी का मतलब ही क्या है कि धारण क्षमता आपका लिखा हुआ है कि किसी भी जो सॉइल आपकी सॉइल पर जितना लोड वो बियर कर सकती है बिना फेल हुए, वही हमारी बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो इसी के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है प्लेट भार परीक्षण क्या है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए। इसमें एक फिगर होता है प्लेट लोड टेस्ट का, उसको आप जरूर बनाइएगा जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
नेक्स्ट हमारा है मानक वेतन परीक्षण का विस्तार से वर्णन करें। जो मानक वेतन परीक्षण होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा उथली नींव और गहरी नींव। नींव में फाउंडेशन में आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन क्या होता है, इसके अलग अलग डिफिनेशन, इसके टाइप्स है, यानी कि शैलो में कौन कौन से फाउंडेशन आते हैं, डीप में कौन कौन से फाउंडेशन आते हैं, और इसमें डिफरेंस तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आप जरूर पढ़ के जाइए। शैलो फाउंडेशन क्या होती है, जिस फाउंडेशन की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या उससे कम है तो हमारी शैलो होगी, और जिस फाउंडेशन की गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है वो हमारी होती है डीप फाउंडेशन। नेक्स्ट हमारा है विभिन्न प्रकार की उथली नींवों के नाम लिखिए तथा किसी एक का वर्णन कीजिए। तो जो उथली फाउंडेशन है, शैलो फाउंडेशन है, उसके नाम लिखना है और किसी एक के बारे में। स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन का आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं शैलो फाउंडेशन में। नेक्स्ट हमारा है मिट्टी के स्थिरीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि सुधार तकनीकों के नाम लिखिए। तो जो स्टेबलाइजेशन होता है, स्थिरीकरण होता है, उसके लिए भूमि सुधार तकनीक कौन कौन सी तकनीक का हम प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मृदा नेलिंग, ग्राउटिंग, स्टोन कॉलम और सैंड ड्रोन, जो आपका लास्ट का चैप्टर है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, तो इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सॉइल मैकेनिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे चैप्टर पूरे सब्जेक्ट से सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पर कवर हो चुका है, और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो ऐसे वीडियोज के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट को यहाँ से हेल्प मिल सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर नेक्स्ट आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके